हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लर्निफाई आईक्यू के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है मेघना और हम केमिस्ट्री में टॉपिक पढ़ रहे हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। लास्ट सेशन में हमने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट स्टार्ट किया था, जिसमें हमने कुछ चीजें उसके बारे में कवर की थी। तो क्विकली हम उन चीजों को रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद से हम आज के टॉपिक के साथ कंटिन्यू करेंगे। आज हमें मेनली पढ़ना है सॉल्ट के बारे में। तो चलिए एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि लास्ट सेशन में हमने क्या क्या चीजें कवर की थी। एसिड बेसिस सॉल्ट इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसके बाद हमने उसका क्लासिकल कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो अगर हम क्लासिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमने एसिड और बेसिस की डेफिनेशन पढ़ी थी कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। एसिड एक ऐसे केमिकल सब्सटेंस है जो सोर एंड टेस्ट होगा, ब्लू लिटमस को रेड में टर्न कर देगा एंड ये बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट फॉर्म करता है। ठीक है, तो जब बेस एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है और इसे हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस। ठीक है, और उसके बाद से हमने पढ़ा था कि जब भी एक एसिड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वाटर में डिसॉल्व करने के बाद से वो पॉजिटिवली चार्ज आयंस और नेगेटिवली चार्ज आयंस में ब्रेक डाउन हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है। और यहाँ पर ये जो आयंस फॉर्म होते हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं विद इन द सॉल्यूशन, जैसे ही उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है। और इसके जब भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई किया जाएगा तो वो अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करने लगेंगे और ये जो मूवमेंट ऑफ आयंस हो रहा है वही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाता है। राइट, दूसरी तरफ अगर हम बेस के बारे में पढ़े तो बेस एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस था जो बिटर इन टेस्ट होता है, ब्लू रेड लिटमस को ब्लू में टर्न करता है एंड रिएक्ट विद एसिड्स ताकि सॉल्ट का फॉर्मेशन हो। तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है और जनरली व्हेन रिएक्ट विद बेस तो कोई अपनी बेसिक प्रॉपर्टीज को लूज नहीं करता है और सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। जैसे ही उसको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो बेस जो होते हैं वो OH माइनस आयंस रिलीज करते हैं। ठीक है, जो कि एक चार्ज स्पीशीज है और चार्ज कैरियर्स की तरह ही काम करेंगे। और इन सॉल्यूशंस की कंडक्टिविटी भी किस पर डिपेंड करती है कि इन सारे आयंस का मूवमेंट कैसे हो रहा है। तो ये हो गया एसिड एंड बेस के बीच में क्लासिकल कॉन्सेप्ट। इसके बाद हमने पढ़ा था आर्नियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। तो यहाँ पर कैसे इसको डिस्टिंक्शन करते हैं इसका। एसिड क्या होते हैं जो हाइड्रोजन आयंस का प्रोडक्शन कर रहे हैं। जैसे ही हमने इसको वाटर में डिसॉल्व किया तो H प्लस आयंस का रिलीज हो रहा है। तो HCl है जो हाइड्रोजन आयन सॉल्यूशन में देता है। फिर हमने H2SO4 HNO3 ये सारे जो नाइट्रिक एसिड है, आपके सल्फ्यूरिक एसिड है, इनके बारे में पढ़ लिया कि इसके एग्जाम्पल है। अगर हम बेस की बात करें तो ऐसे सब्सटेंसेस होंगे जहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा और जैसे ही इसको हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो OH माइनस आयंस हाइड्रोक्साइड आयंस का प्रोडक्शन करते हैं। ये इसमें हमने एग्जाम्पल पढ़ा था सोडियम हाइड्रोक्साइड का, जो आपके हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस कर रहे हैं सॉल्यूशन में। इसके बाद हम गए और हमने पढ़ा ब्रॉन्स्टेड लॉरी का कॉन्सेप्ट कि ये एसिड एंड बेसिस को कैसे डिफाइन करते थे। तो यहाँ पर एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो H प्लस आयन या प्रोटॉन डोनेट करता है और एक कॉन्जुगेट बेस का फॉर्मेशन करता है। इसके सामने अगर आप देखेंगे बेस क्या है, तो बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जो इन्हीं H प्लस आयंस या प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करता है और कॉन्जुगेट एसिड फॉर्म करता है। राइट, तो हमने एक एग्जाम्पल में पढ़ लिया था रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड अमोनिया। NH आपका HCl और NH3 के बीच में रिएक्शन पड़ा था कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl जो अपना एक जो प्रोटॉन है वो डोनेट कर देगा, सामने अमोनिया इस चीज को एक्सेप्ट कर लेगा और क्या फॉर्म होगा, NH4 फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से अमोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है और अमोनिया बेस होता है क्योंकि वो एक्सेप्ट कर रहा है प्रोटॉन को। इसके बाद हमने पढ़ा था लुईस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो लुईस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर की बात हो रही है, और जो बेस होता है वो डोनेट करता है एक इलेक्ट्रॉन पेयर को। तो इसका एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, अच्छे से क्लियरली समझाया था। इसके बाद से हमने यूजेस पढ़ लिए थे कि सल्फ्यूरिक अलग अलग एसिड्स हैं, उनके यूजेस क्या हैं। तो हमने एसिड्स में सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ा था H2SO4। फिर हमने नाइट्रिक एसिड जो कि आपका होता है HNO3, तो उसका फॉर्मूला भी आप याद रखेंगे HNO3, और HCl जो कि आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो उसके यूजेस के बारे में पढ़ा था। अगर हम बेस की बात करें तो हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज NaOH इसके यूज के बारे में, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पढ़ा था। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं सॉल्ट वाले टॉपिक से। अभी तक की चीजें हमने रिवाइज कर ली है। इसके बाद अगर आप देखेंगे सॉल्ट क्या है, तो सॉल्ट के बारे में अगर हम पढ़ना स्टार्ट करें तो ये आपका जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मैंने बताया ना, वही सेम प्रोसेस आपका न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस ही है। जब भी कोई एसिड क्या होता है, किसी बेस के साथ रिएक्शन करता है, बेस के साथ रिएक्शन करता है तो किस चीज का फॉर्मेशन होता है, सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। ये जर्नल है ना। और H2O क्या करेगा, मॉलिक्यूल इसमें से बाहर निकल जाएगा, H2 मॉलिक्यूल रिलीज आउट होता है।
और इसके साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। अब ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है या सॉल्ट फॉर्मेशन का प्रोसेस है वो क्या है आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्यों है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, हीट रिलीज हो रही है। तो अगर मैं बताऊं आपको, दो रिएक्शंस आपने पढ़े होंगे, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है और दूसरा क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन या एंडोथर्मिक रिएक्शन या प्रोसेस क्या होता है कि जहां पर रिएक्शन हो रहा है लेकिन वो एब्जॉर्ब कर रहा है हीट को। एंडो मींस एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट होता है, तो ये क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है हीट को, इसलिए हम सराउंडिंग से अपनी, और जो भी प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं अगर वो एब्जॉर्प्शन के बाद फॉर्म हो रहे हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट के बाद फॉर्म हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली उन प्रोडक्ट्स के पास ज्यादा एनर्जी रहेगी एज कंपेयर टू द रिएक्टेंट्स। जिन रिएक्टेंट्स ने मिलकर साथ में ये रिएक्शन किया है, अब जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा उनके पास ज्यादा एनर्जी रहेगी क्योंकि उन्होंने हीट का एब्जॉर्प्शन किया है। सिमिलरली अगर हम बात करें एक्सोथर्मिक रिएक्शन की, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं, अपनी सराउंडिंग्स में हीट को रिलीज करते हैं। ये क्या करते हैं, हीट को रिलीज करते हैं, और इस तरीके का एरो बना होगा कि हीट रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। और इनके जो प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे उनमें लेस एनर्जी होगा क्योंकि उन्होंने हीट को रिलीज कर दिया, एज कंपेयर टू द रिएक्टेंट्स इनके पास कम एनर्जी होगा जो भी प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये हो गए आपके एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। और यहाँ पर हमने बोला कि न्यूट्रलाइजेशन जो रिएक्शन है इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, मतलब यहाँ पर हीट रिलीज हो रही है। आप रिएक्शन में देख सकते हैं कि हीट रिलीज होने का साइन हमने यूज किया है। अगर हम बात करें कंपोजिशन की कि सॉल्ट किस किस चीजों से बना होता है, तो ये बना होता है पॉजिटिव आयंस, और अगर पॉजिटिव आयंस हैं तो हम उन्हें क्या बोलते हैं, कैटायंस बोलते हैं, ठीक है, जो कि फ्रॉम अ बेस फॉर्म करते हैं। और अगर हम देखेंगे नेगेटिव आयंस, इनको हम बोलते हैं एनायंस फ्रॉम एन एसिड। तो पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस से मिलकर बना होता है सॉल्ट। फिर आप देखिए प्रॉपर्टीज क्या है, तो एसिड और बेसिक नेचर ऑफ अ सॉल्ट किस चीज पर डिपेंड करता है, ऑन द एसिड या बेस पर जो उसको रिएक्शन के लिए यूज हो रहे हैं। आपने जिस भी एसिड और बेस को लिया है इनकी प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करेगा कि किस तरीके का सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है और वो जो सॉल्ट फॉर्म हो रहा है उसकी क्या प्रॉपर्टीज होगी, राइट। तो अगर आप देखें एसिड प्लस बेस को कंबाइन किया, सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ वाटर, ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया। अगर आप देख रहे हैं इसमें हम ले क्या रहे हैं, तो हमने एसिड के प्लेस में ले लिया आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl किसको डोनेट करता है, तो ये डोनेट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, ये याद रखना है आपको, ठीक है। इस तरीके के नेम पता होना चाहिए। फिर अगर आप देखेंगे NaOH किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, एक बेस के साथ, विच इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है। और उसके बाद आपका क्या फॉर्म हो रहा है, आपका सोडियम क्लोराइड फॉर्म हो रहा है, विच इज NaCl, या फिर आपको उसको बोलते हैं कॉमन सॉल्ट। जो कॉमन सॉल्ट हम यूज करते हैं, ये क्या आपका सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो रहा है जो एक सॉल्ट है, प्लस यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल निकल के बाहर आ रहा है और हीट रिलीज हो रही है। ये क्या दिखा रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन को दिखा रहा है। तो ये हो गया आपका सॉल्ट का फॉर्मेशन। इसके बाद अगर आपने ये देख लिया तो हम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स पढ़ेंगे सॉल्ट के। अब ये जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है, अलग अलग कंपाउंड्स, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि इनके फॉर्मूलाज क्या हैं, कौन सा सॉल्ट है, फिर ये किस तरीके से रिएक्शन कर रहा है और यूजेस वगैरह क्या है इसके। तो सबसे पहला जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का अगर हम केमिकल फॉर्मूला देखेंगे तो केमिकल फॉर्मूला आपका क्या है, Na, सोडियम को दिखाता है, सोडियम का सिंपल है, और क्लोराइड के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, Cl यूज कर रहे हैं। और इसको हम किस नाम से जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कॉमन सॉल्ट, ठीक है। कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट, या फिर हम इसको एडिबल सॉल्ट भी बोलते हैं। एडिबल सॉल्ट क्योंकि हम इसे खा रहे हैं, तो ये एडिबल सॉल्ट हो गया। अब हमने इसका केमिकल फॉर्मूला तो देख ही लिया है, जहां पर ये जो सोडियम और क्लोराइड है वो किस रेशियो में है, 1:1 के रेशियो में, राइट। तो रिप्रेजेंटिंग अ रेशियो 1:1, और ये किसको डिनोट कर रहा है, ये जो 1 है सोडियम को डिनोट करता है कितने रेशियो में लिया है, और यहाँ पर ये किसको डिनोट कर रहा है, क्लोराइड आयंस को डिनोट कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर हमने इसके कॉमन नेम्स या अदर नेम्स देख लिए। अब रिएक्शन देखिए कि फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, क्योंकि फाइनली हमें किसका फॉर्मेशन करना है, सोडियम क्लोराइड का ही फॉर्मेशन करना है। हम जो भी अभी इक्वेशंस पढ़ेंगे अलग अलग, जब हम पढ़ेंगे इसके कंपाउंड्स, तो उसमें फाइनल आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है, मेन प्रोडक्ट, वो आपका जो हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं उस वही मेन प्रोडक्ट बन रहा होगा, राइट। जैसे अगर आपने दिया कि हमने HCl सेम रिएक्शन है और यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब कंबाइन किया तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल आ रहा है और हीट रिलीज हो रही है इसमें से, राइट। अब देखिए इसके यूजेस इंपॉर्टेंट है कि यूजेस क्या क्या होते हैं। तो ये सॉल्ट काफी वर्सेटाइल है, हर जगह यूज होता है। तो सबसे पहले ये फूड में यूज हो रहा है,
है ना, यूज्ड इन कुकिंग फूड, क्योंकि ये एनहांस करता है फ्लेवर को और बहुत ही एसेंशियल कंपोनेंट होता है हमारी डाइट का, राइट। इसके बाद अगर हम बोले एसेंशियल कंपोनेंट है हमारी डाइट का, और ये काफी एसेंशियल न्यूट्रिएंट भी है। इवन ये हेल्थ केयर में भी यूज होता है, हेल्थ केयर में भी यूज होता है ताकि जो पेशेंट्स हैं वो डिहाइड्रेटेड ना हो, उस टाइम पर ये सॉल्ट यूज किया जाता है। अब देखिए केमिकल्स के फॉर्म में भी इसका यूज किया जाता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रोड्यूस करना है, इससे अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना है तो उसके लिए भी यूज होगा। सोडा ऐश बनाना है, आगे हम पढ़ेंगे, बेकिंग सोडा के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो बेकिंग सोडा को बनाने में भी यूज हो रहा है। और क्लोरीन मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका यूज किया जाता है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर ही क्लोरीन है, ये SeL। इसके बाद डी आइसिंग के लिए यूज होता है, तो मेल्ट्स एंड प्रिवेंट्स आइस बिल्डअप ऑन रोड्स, जो रोड्स पे आइस बिल्डअप हो जाते हैं, काफी सारी इकट्ठा हो गई बर्फ जहां पर गिर रही है, तो उसको हटाने के लिए भी यूज किया जाता है डी आइसिंग के लिए, कि वो पिघल जाए। इसके बाद ग्लास प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है, तो यूज्ड इन मेकिंग क्लियर स्मूथ ग्लास। इसके अलावा एज अ प्रिजर्वेटिव आप यूज करते हो पिकल्स वगैरह में, पैकेट मीट है, फिश वगैरह है, तो उसमें आपको एज अ प्रिजर्वेटिव यूज करना पड़ता है ये। और भी केमिकल्स हैं, जैसे इंडस्ट्रीज में हमने देख लिया कि सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो रहा है, NaOH, Na2CO3, जो कि आपका सोडियम कार्बोनेट है, उन सब के लिए भी यूज होता है। सोप मैन्युफैक्चर में यूज होता है, फ्रीजिंग मिक्सचर बनाने में यूज होता है, तो ये सारे इसके यूजेस हैं, राइट। यूजेस हो गए। अब यहाँ पर एक और नोट आप देख लीजिए कि जो एक्वस सोल्यूशन होता है NaCl का, अगर इसका आप एक्वस सोल्यूशन ले रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्राइन बोलते हैं, ठीक है। ब्राइन कहाँ पर पाया जाता है, जो ब्राइन होता है नेचुरली जो आपके सॉल्ट लेक्स है वहां पर प्रेजेंट है, तो ये ब्राइन जो है नेचुरली सॉल्ट लेक्स में प्रेजेंट है। जो आपने एनवायरमेंट पे जोन्स पढ़े होंगे ओशन में, तो जो बेंथिक जोन होता है उसमें ब्राइन प्रेजेंट होता है, ठीक है, BENTHIC, बेंथिक जोन ऑफ ओशन में ब्राइन प्रेजेंट होता है। और जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट को ब्राइन से पास किया जाता है ना, तो यहाँ पर ये डिकम्पोज होता है और किस चीज का फॉर्मेशन करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो अभी हमने पढ़ा भी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट इसमें से फ्लो होगा और ये डिकम्पोज होकर क्या प्रोड्यूस करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज NaOH का प्रोडक्शन करता है। तो ये हो गया आपके लिए एक इंपॉर्टेंट नोट। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड में, एंड दैट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड इज ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या है, CaOCl2। Ca क्या डिनोट करता है, आपका कैल्शियम को डिनोट कर रहा है, ठीक है। O किसको डिनोट कर रहा है, ऑक्सी को डिनोट कर रहा है, और ये जो Cl2 है वो किसको डिनोट करता है, क्लोराइड को डिनोट करता है। तो हम इसे किस नाम से जानते हैं, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड के नाम से जानते हैं, जो आपका हो गया ब्लीचिंग पाउडर, कॉमन नेम है इसका ब्लीचिंग पाउडर। इसके अलावा और क्या क्या नेम से जाना जाता है ये, तो इसे केमिकल नेम इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहा जाता है। एक सेकेंड ना, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड होगा ये, तो यहाँ पर ये करेक्ट कर रहे हैं आपको, इसको क्या बोलेंगे हम, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है, ये नहीं है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला ये है, राइट, CaOH होल ट्वाइस। फिर आप देखेंगे अदर नेम से और किस किस नेम से जाना जाता है, तो क्लोराइड ऑफ लाइम कहा जाता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहा जाता है, और हाइपोक्लोराइट कहा जाता है बेसिकली इसको, हाइपोक्लोराइट, या फिर हम कैल्शियम हाइपोक्लोराइट भी कहते हैं इसको, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट भी कहते हैं। अब यहाँ पर कैसे फॉर्मेशन किया है, तो ये जो CaOH होल ट्वाइस है इसे हम स्लेक्ड लाइम कहते हैं, या फिर हम इसे बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, क्लोरीन गैस के साथ, तो यहाँ पर किस चीज का फॉर्मेशन होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का, जो कि हमारा मेन प्रोडक्ट है विच इज ब्लीचिंग पाउडर। तो इस चीज का ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन हुआ, और प्लस वाटर मॉलिक्यूल भी रिलीज हो रहा है इसमें, है ना। तो ब्लीचिंग पाउडर बेसिकली क्या है, एक व्हाइट पाउडर है जहां पर बहुत, जिसमें क्या होता है, क्लोरीन की स्मेल बहुत तेज होती है ना। ब्लीचिंग पाउडर अगर आपने कभी यूज किया होगा तो बहुत तेज क्लोरीन होता है, बहुत ही पंजेंट स्मेल होती है। और ये कैल्शियम क्लोराइड प्लस लाइम का मिक्सचर होता है, बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। जो ब्लीचिंग पाउडर है वो ऑक्सीडाइज कर देता है, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, तो ये याद रखना है। अब इसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए दो मेन प्लांट्स यूज होते हैं, तो आपको बस नेम याद रखना है कि कौन से मेन प्लांट्स यूज होते हैं। और अगर ऐसा आ जाए कि बैकमैन प्लांट और हेसन क्लेवर प्लांट किसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज होता है, ऑप्शंस में है आपके पास, तो पता होना चाहिए कि ब्लीचिंग पाउडर, हेसन क्लेवर तो बहुत ज्यादा फेमस है, तो हेसन क्लेवर प्लांट जो है वो ब्लीचिंग पाउडर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज होता है। इसके बाद अगर आप देखें ब्लीचिंग पाउडर कहाँ कहाँ पर यूज हो रहा है, तो जो आपके टेक्सटाइल्स हैं, टेक्सटाइल्स में भी जो कॉटन वगैरह लिनन है उसको ब्लीच करने के लिए यूज होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर। इसके बाद से अगर आप देखेंगे तो पेपर फैक्ट्रीज पे इसका यूज होता है,
जो वॉश्ड क्लोथ्स होते हैं आपके लॉन्ड्री में उसमें भी यूज किया जाता है। इसके बाद अगर देखेंगे तो एज अ डिसइंफेक्टेंट भी यूज होता है जो वाटर है। अगर गंदा पानी है तो पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है ताकि वो जो पानी है वो फ्री ऑफ जर्म्स हो जाए, क्योंकि उसमें से जैसे ही आप डालते हैं तो उसमें से जो क्लोरीन होता है वो लिबरेट हो जाता है, और ये क्या करता है, जो भी क्लोरीन आया है लिबरेट होकर पानी में तो उसमें जर्म्स को किल कर देगा। ये पूल स्विमिंग पूल्स में डाला जाता है, फिर इसके बाद से इक्विपमेंट्स वगैरह में यूज किया जाता है। अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी यूज होता है, ये मैंने बता दिया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज होता है केमिकल इंडस्ट्रीज में, क्योंकि केमिकल इंडस्ट्रीज में इसका रिक्वायरमेंट होता है। सैनिटेशन में यूज होता है, रोड साइड क्लीनिंग वगैरह में। क्लोरोफॉर्म का प्रोडक्शन भी करते हैं। तो अगर क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, CHCl3 होता है, ठीक है, केमिकल फॉर्मूला। और ये जो क्लोरोफॉर्म है ना, ये भी क्या है, एक इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट होता है, इंपॉर्टेंट होता है ये केमिकल फॉर्मूला। इसका क्लोरोफॉर्म क्या है, तो ये क्या है, एक इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है जो कि कहाँ पर यूज होता है, कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, एल्कलॉइड्स हैं, विटामिन, फ्लेवर्स, ये सारी चीजें के एक्सट्रैक्शन और प्यूरिफिकेशन में यूज किया जाता है क्लोरोफॉर्म। इसके बाद अनस्ट्रिकिंग वुल भी है, और हो गया। इसके बाद से बहुत सारे केमिकल इंडस्ट्रीज में ऑब्वियसली ये यूज हो रहा है। तो यहाँ पर हमने देख लिया ब्लीचिंग पाउडर कैसे मैन्युफैक्चर हो रहा है, क्या प्रोसेस है, और उसके बाद इससे उसके यूजेस क्या है, फॉर्मूला क्या है, इंपॉर्टेंट केमिकल नेम्स क्या क्या है, अदर नेम्स क्या क्या है। इसके बाद से हम नेक्स्ट आ जाते हैं, एंड नेक्स्ट इज बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा किस नाम से जाना जाता है, आपका NaHCO3। सबसे पहले आपको इसका केमिकल नेम पता होना चाहिए, NaHCO3। तो यहाँ से क्या दिख रहा है आपका, Na किसको डिनोट करता है, सोडियम को डिनोट कर रहा है। H किसको दिखा रहा है, हाइड्रोजन को डिनोट कर रहा है, सोडियम हाइड्रोजनेट। और CO3 किसको डिनोट कर रहा है, कार्बोनेट को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पर क्या क्या चीजें हो गई, सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बोनेट बोलेंगे इसे। और ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो उसका IUPAC नेम होता है, IUPAC नेम होता है। और क्या केमिकल नेम्स होते हैं इसके, तो ये हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसको कहा जाता है, या फिर हमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट IUPAC नेम है। अब इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, मैन्युफैक्चरिंग कैसे की जाती है, तो उसके लिए जो प्रोसेस यूज होता है उसको सॉल्वे प्रोसेस कहते हैं, और सेम ही प्रोसेस को अमोनिया सोडा प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब इसके दो रिएक्शंस मैंने इसलिए लिखे हुए हैं क्योंकि जब आपको लार्ज स्केल में मैन्युफैक्चरिंग करनी है सोडियम बाइकार्बोनेट की, तो ये जो लार्ज स्केल में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हम ये वाला रिएक्शन या ये वाला प्रोसेस यूज करते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है कि आपने सोडियम क्लोराइड लिया, NaCl, सोडियम क्लोराइड लिया, वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, वाटर के साथ रिएक्शन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी इसमें यूज कर रहे हैं, और एक और क्या चीज यूज कर रहे हैं, अमोनिया यूज कर रहे हैं, विच इज NH3। तो ये सब जब साथ में रिएक्ट करते हैं तो यहाँ से आपका सोडियम, ठीक है, और यहाँ से आपका एक हाइड्रोजन आ गया। इसके अलावा CO3 का फॉर्मेशन, NaHCO3, मतलब आपका जो फाइनल प्रोडक्ट आपको चाहिए सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका फॉर्मेशन होता है। प्लस इसमें से क्या अलग से जो आपका बाय प्रोडक्ट मिलता है आपको, वो NH4Cl है, जो कि आपका अमोनियम क्लोराइड। NH4 क्या होता है, अमोनियम, और Cl भी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्लोराइड हो जाएगा। जब भी हमें सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रोडक्शन लार्ज स्केल में करना है तो ये प्रोसेस यूज होता है, और अगर आपको सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रोडक्शन स्मॉल स्केल में करना है, लैब्स वगैरह में बनाना है सिर्फ इसको थोड़े से स्केल में, तो आप ये वाला प्रोसेस यूज कर सकते हैं। इस प्रोसेस के थ्रू बनाया जाता है, आपको क्या यूज करना है, इस प्रोसेस के थ्रू बनाया ही जाता है। तो सोडियम कार्बोनेट है यहाँ पर Na2CO3 प्लस आपका वाटर मॉलिक्यूल, वाटर हो गया, और उसके साथ हमने क्या लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया है। तो ये जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो फाइनली किसका फॉर्मेशन हो रहा है, सोडियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन हो रहा है, विच इज NaHCO3। तो यहाँ पे इक्वेशन बैलेंस्ड है, और ये देखेंगे कि फाइनली हमने लार्ज स्केल में पढ़ लिया और स्मॉल स्केल में अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो किस बेसिस पर हो रहा है। अब हमें क्या देखना है, इसके यूजेस भी देखना है कि यूजेस क्या क्या है। तो मेडिसिन में यूज होता है एंटी एसिड की तरह, मेडिसिन में यूज हो रहा है। इसके अलावा फूड एंड ड्रिंक्स में एडिटिव्स के फॉर्म में भी यूज होता है। फायर एक्सटिंग्विशर्स में सोडियम बेकिंग सोडा यूज हो रहा है, एंड इट इज यूज्ड इन एज एन एंटीसेप्टिक, स्किन एलर्जी या फिर इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, बेकिंग सोडा का, बेकिंग सोडा का यूज किया जा रहा है। इसके बाद से आता है वॉशिंग सोडा, ये एक और कंपाउंड है, इंपॉर्टेंट कंपाउंड, जो हम सॉल्ट पढ़ रहे हैं अभी, और उसमें आपका फोर्थ है वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा का अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो Na2, इसको बेस पे ले लीजिएगा, इस तरीके से फॉर्मूला लिखते हैं, Na2CO3, और यहाँ पे 10H2O होता है, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर लेते हैं। अब इसमें कैसे रिएक्शन हुआ होगा तो वो भी मैं आपको बताती हूँ कि सिंपली कैसे रिएक्शन होगा, कि आपके पास सोडियम कार्बोनेट था, सोडियम कार्बोनेट ने जब 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ रिएक्शन की
तो यहाँ पर आपका ये फाइनल प्रोडक्ट मतलब Na2CO3 कंबाइन बस हो गए हैं, बस ये लिखना है कि 10H2 और यहाँ पर कंबाइन हो जाएंगे। अभी दोनों अलग अलग रिएक्शन कर रहे थे, अब दोनों कंबाइन हो गए इसके बाद। तो यहाँ पर आप केमिकल नेम देखेंगे तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, क्योंकि 10 है और 10 के लिए हम क्या यूज करते हैं, डेका यूज करते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, या फिर हम इसको सोडियम कार्बोनेट भी बोलते हैं, सिंपली सोडियम कार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए दो तरीके के प्रोडक्ट्स हो रहे हैं। अगर यहाँ पर वाटर इंक्लूडेड है तो ऑब्वियसली सोडियम कार्बोनेट, और एक सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है तो मोनोहाइड्रेट कहेंगे इसे, है ना, मोनोहाइड्रेट कहेंगे। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, इसलिए वाटर मॉलिक्यूल के एब्सेंस में क्या बन जाएगा, अनहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट, या फिर हमें सोडा ऐश कहते हैं। तो सिमिलर चीजें हैं, बट अगर वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, अगर सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर में से जिसको हम क्या बोल रहे थे, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बोल रहे थे। और अगर वाटर एब्सेंट है, वाटर मॉलिक्यूल नहीं है यहाँ पर, तो उसे अनहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट बोलेंगे या फिर सोडा ऐश बोलेंगे। इस तरीके से वॉशिंग सोडा जो नॉर्मल लाइफ में यूज करते हैं उसके बारे में ही हम पढ़ रहे हैं। अगर हम देखें इसके यूजेस क्या क्या है, तो जो आपका सोडियम वॉशिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा इफेक्टिवली रिमूव करता है स्टेन्स को, स्टेन्स, ग्रीस, सोप्स कम वेरियस सरफेसेस से, और कैन बी ऑल्सो यूज टू क्लीन, वॉशिंग मशीन्स को क्लीन करने में भी यूज होता है जो आपका वॉशिंग सोडा है। वाटर को सॉफ्टन करता है, तो इट बाइंड्स टू मिनरल्स इन हार्ड वाटर अलाउइंग डिटर्जेंट्स टू वर्क मोर इफेक्टिवली। आप पानी में जब डालते हो तो डिटर्जेंट्स ज्यादा इफेक्टिव वे में काम करते हैं, वॉशिंग सोडा ही आपके डिटर्जेंट्स। अनक्लॉगिंग, ड्रेन्स को अनक्लॉग करने में यूज होता है, तो पोरिंग वॉशिंग सोडा डाउन द ड्रेन विद बॉइलिंग वाटर, बॉइलिंग वाटर में अगर आप भर के इसको डाल देंगे तो ये हेल्प करेगा, जो क्लॉग्स बन जाते हैं की जगह पर उसको क्लीन करने में भी हेल्प करता है। इसके बाद से कंट्रोलिंग पेस्ट, पेस्ट कंट्रोल करने में यूज होता है, तो इट कैन बी यूज टू मैनेज पेस्ट लाइक एपिड्स, व्हाइट फ्लाइज और ब्लैक स्पॉट्स जो होते हैं रोजेस में, उनके ऊपर भी डालेंगे तो उससे वो चीजें क्लीन हो जाएंगी, उनको मारने में मदद करता है, व्हाइट फ्लाइज वगैरह जो लग जाती हैं, तो इसलिए भी यूज होता है। अब ये हमने 4 कंपाउंड्स पढ़ लिए। इसके बाद फिफ्थ है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी, जनरली पीओपी सबके घर में कभी ना कभी यूज हुआ होगा, या फिर जो प्लास्टर हमें लगता है बोन्स वगैरह क्रैक हो गए उसमें तो वहां पर यूज होता है। तो ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, CaSO4 विच इज कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, और यहाँ पर हाफ H2O यूज हो रहा है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, इसको हेमीहाइड्रेट बोल रहे हैं, राइट। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका केमिकल फॉर्मूला है। अगर आप मेथड देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, तो मेथड में जिप्सम लिया जाता है, ठीक है, जिप्सम लिया जा रहा है, जिप्सम ही आपका क्या है, कैल्शियम सल्फेट, और इसमें डाइहाइड्रेट होता है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, जिप्सम बोल रहे हैं। तो जिप्सम को जब हमने हीट किया 100 डिग्री सेल्सियस में, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मेशन होता है। इट मींस जो 2H2O थे आपके, डाइहाइड्रेट था, वो अब क्या बन गया, हेमीहाइड्रेट बन गया, और जो हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर था वो रिलीज हो गया इसमें से, ठीक है। आप रिएक्शन यहाँ पे देख सकते हैं, CaSO4 आपका हाफ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस है, और यहाँ पर जो हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है वो रिलीज हो गया यहाँ पर। अब आप देखें जब हीट कर रहे हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट नोट है कि जब हीटिंग ऑफ जिप्सम की जाती है ना, तो शुड नॉट बी अलाउड कि यहाँ पर जो आप टेम्परेचर दे रहे हो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ना जाए। अगर 100 डिग्री के सेल्सियस के ऊपर गया तो जो पूरा वाटर है वो पूरा वाटर क्रिस्टलाइज हो जाएगा, और आपके पास क्या फॉर्म होगा, अनहाइड्रेस, क्योंकि पानी नहीं बचेगा, तो अनहाइड्रेस कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मेशन होता है। ये अनहाइड्रेस को शो कर रहा है, अनहाइड्रेस कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मेशन होता है, और उसे हम क्या बोलते हैं, डेड बर्न्ट प्लास्टर बोलते हैं। और हमें क्या चाहिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस चाहिए, या हमें कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट चाहिए, तो वहां पर वाटर मॉलिक्यूल तो होना ही चाहिए। में आप वाटर मॉलिक्यूल होगा ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस ऐसा होता है कि आप उसको लगा पाए प्रॉपरली, कोई डिजाइनिंग कर पाए उस पर, तो वो पूरा नहीं सूखना चाहिए, तो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर टेम्परेचर नहीं जाना चाहिए, बस इस पर हीट करना है। फिर अगर हम देखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस की यूजेस क्या क्या है, तो वाइडली कहाँ पर यूज हो रहा है, मेडिसिन में यूज हो रहा है, फॉर कास्ट एंड डेंटल मोल्ड्स बनाने के लिए इस तरीके से यूज होता है, कंस्ट्रक्शन के टाइम पर भी यूज किया जाता है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन, मेडिसिन में और किस तरीके से यूज हो रहा है, तो मेडिसिन में जैसे हॉस्पिटल्स में ब्रोकन बोन्स को फिक्स करने में होता है, जो फ्रैक्चर्ड बोन्स है, लिगामेंट्स फ्रैक्चर हो गए तो उनको फिक्स करने में हेल्प करता है। डेंटिस्ट इसका यूज कर रहे हैं मेडिसिन के लिए, फॉर मेकिंग डेंटल कास्ट बनाने के लिए बना दिया, ठीक है, ये सारा ताकि करेक्ट साइज और शेप मिल सके। इसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन में भी यूज होता है, ताकि बहुत सारे डेकोरेटिव मटेरियल्स वगैरह भी बनाए जाते हैं। अगर आर्किटेक्चर की हम बात करें तो डेकोरेटिव मटेरियल्स, स्टेच्यूज वगैरह बनाने में यूज होता है।
सरफेस को स्मूथ करने में सीलिंग वगैरह में लगाया जाता है, तो सीलिंग में इस तरीके से लगाया जाता है ताकि सरफेस और ज्यादा स्मूथ हो जाए। सीलिंग्स में डेकोरेटिव डिजाइन्स भी बनाए जाते हैं, तो आर्ट के लिए काफी अच्छे तरीके से यूज हो रहा है। और पीओपी एक एक्सीलेंट फ्लेम रिटार्डेंट भी है, इसलिए जो फायर प्रूफ मटेरियल्स होते हैं उनको बनाने में भी पीओपी का यूज किया जाता है। इसके अलावा चॉक्स बनाने के लिए जो हम ब्लैक बोर्ड्स पे यूज करते हैं चॉक, उसको बनाने के लिए भी इसका यूज होता है। तो ये सारे यूजेस हो गए प्लास्टर ऑफ पेरिस के। ठीक, इसके बाद से हम एक और इम्पोर्टेंट चीज देख लेते हैं। कुछ एसिड्स हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स में पाए जा रहे हैं। तो एसिड्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो आपका सिट्रिक एसिड वो कहाँ पर पाया जाता है, तो जितने भी आपके सिट्रस फ्रूट्स है, खट्टे फल होते हैं, उसमें सिट्रिक एसिड होता है। सिट्रिक एसिड, इसके बाद टार्टरिक एसिड जो है, टैमरिंड और ग्रेप्स में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, तो टार्टरिक एसिड प्रेजेंट होता है। टोमेटोज में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, टोमेटोज में ऑक्जेलिक एसिड होता है। फिर जो नीडल स्टिंग है या फिर एंट का स्टिंग, जब आपको चींटी वगैरह काटती है तो उसके स्टिंग से जो एसिड होता है ना, वो कौन सा एसिड होता है, मिथेनोइक एसिड होता है, या फिर आप बोल सकते हैं इसमें फॉर्मिक एसिड। ठीक है, फॉर्मिक एसिड, और इट इज ऑल्सो रिफर्ड एज फॉर्मिक एसिड। विटामिन सी में कौन सा, विटामिन सी इज ऑल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं उसको। तो विटामिन सी और एस्कॉर्बिक एसिड हो गया। सोर मिल्क में कौन सा प्रेजेंट होता है, आपका जो कर्ड वगैरह लैक्टिक एसिड है। एनिमल फैट जो है उसमें कौन सा एसिड होता है, स्टेरिक एसिड होता है एनिमल फैट में। यूरिन में ऑब्वियसली यूरिक एसिड होता है। और जो एप्पल है, एप्पल में कौन सा एसिड होता है, मैलिक एसिड होता है। तो ये सारे आपके सोर्सेस हो गए। कॉन्ट्रोडिक्टरी ऐसे भी पूछ सकता है कि सिट्रिक एसिड जो है वो कहां पर पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड किन चीजों में है, अमंग द फॉलोइंग आपको बताना है कि किन चीजों में आपका ऑक्जेलिक एसिड है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टेबल था जो फैक्चुअल कभी क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं तो उसमें काफी यूजफुल हो जाता है। बाकी हमने इंपॉर्टेंट सॉल्ट के बारे में पढ़ा, और सॉल्ट के बाद हमने उसके कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स पढ़ लिए। तो सबसे पहले हमने सोडियम क्लोराइड के बारे में पढ़ लिया। ब्लीचिंग पाउडर एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, उसका केमिकल नेम क्या होता है, रिएक्शन किस तरीके से हो रहा है। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जो इंपॉर्टेंट कोई नेम्ड प्रोसेस है तो उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। और यूजेस कहाँ कहाँ है, यूजेस जनरली आप कर लेते हैं। ठीक है, तो यूजेस के बारे में होना चाहिए। फिर हमने बेकिंग सोडा देखा, सिमिलरली यही पैटर्न फॉलो करना है जैसा अभी मैंने बताया। वॉशिंग सोडा है तो वॉशिंग सोडा का भी केमिकल फॉर्मूला क्या है, केमिकल नेम क्या है, अदर नेम्स क्या क्या है, और फॉर्मूला कैसे चेंज हो रहा है, तो वो बताना है। इसके बाद लास्ट हमने देखा प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स थे 5 सॉल्ट के। ये हमेशा ही हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जहां पर भी साइंस पूछा जा रहा है आपसे। यूजेस पढ़ लिए और कुछ फैक्चुअल चीजें देखी। इसके बाद से नेक्स्ट पार्ट में हम पीएच स्केल के बारे में पढ़ेंगे और इंडिकेटर्स के बारे में कवर करना है। तो जो नेक्स्ट पार्ट होने वाला है वो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में से थर्ड पार्ट होगा, लास्ट पार्ट होगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।